तो राजस्थान का जो परिचय है वो हम 3 रूपों में पढ़ते हैं। देखो, आप अपनी नोटबुक अपने पास रखे, जितने बच्चे ऑनलाइन मेरे साथ जुड़े हैं वो अपने नोटबुक है वो अपने पास रख के जितनी चीजें मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन करते जाए। पूरा डीपली राजस्थान करवाऊंगा, एकदम से एक एक चीज को अपने अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जो डाटा फैक्ट के रूप में आएगा उसको आपको नोट डाउन करना है, तो अपनी कॉपी आपके पास होनी चाहिए। तो राजस्थान का परिचय हम 3 रूपों में पढ़ते हैं। उसमें से पहला जो इसका परिचय रहता है वो राजस्थान का परिचय रहता है राजस्थान का भौगोलिक परिचय। राजस्थान का भौगोलिक परिचय। दूसरा जो इसका प्रकार रहता है इंट्रोडक्शन का, जो अपना रहता है राजस्थान का राजनीतिक परिचय। राजनीतिक परिचय। तीसरा जो हमारा इंट्रोडक्शन का माध्यम रहेगा वो रहेगा राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय। ऐतिहासिक परिचय। तो राजस्थान को हम 3 रूपों में जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो राजस्थान के भौगोलिक परिचय से संबंधित रहेगी। थोड़ा थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन मैं करवा देता हूं कि हम इसके माध्यम से क्या पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का भौगोलिक परिचय का मतलब यह है कि हम पूरे विश्व के नक्शे में राजस्थान को देखते हैं तो हमारे राजस्थान की स्थिति कैसी है। राजस्थान की जलवायु, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र है, उसका वर्णन हम जब पढ़ेंगे उससे पहले हम राजस्थान की भूगोल के नक्शे में, पूरे विश्व के नक्शे में स्थिति को जानेंगे, जिससे हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि राजस्थान का जो तापमान है, राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान की जो वनस्पति है, राजस्थान का जो एग्रीकल्चर है वो किस तरह डिपेंड कर रहा है। राजस्थान का राजनीतिक परिचय की अगर जहां तक बात करें तो उसमें हम जानेंगे कि राजस्थान, जो पूरा राजस्थान हम वर्तमान में देख रहे हैं, ये राजस्थान राजनीतिक रूप से किस तरह बंटा हुआ है। तो राजस्थान में जैसे अपने नॉर्मल बात करूं तो मैं, जैसे राजस्थान में 33 जिले हैं, ठीक है ना, 7 संभाग है, ठीक है ना, कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था पूरे राज्य की चलती है, ठीक है ना, उसका अपने इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तीसरा जो इसका फैक्ट मैंने बताया कि राजस्थान का ऐतिहासिक परिचय। तो हमारा जो राजस्थान है वो वर्तमान में हम उसको राजस्थान बोलते हैं। पहले अपने राजस्थान को विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता था, ठीक है ना, जिसमें राजाओं का राज था, उसके लिए कई कारक उत्तरदायी थे। जैसे अगर मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूं, जैसे अपने जो गंगानगर हनुमानगढ़ का जो एरिया है इसको हम योधेय क्षेत्र के नाम से जानते थे, ठीक है। बीकानेर का एरिया है वो जंगल देश के नाम से जाना जाता था। जोधपुर का एरिया है वो मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। उदयपुर का, चित्तौड़ का एरिया ये मेवाड़ के नाम से जाना जाता था। जयपुर का एरिया ये ढूंढाड़ के नाम से जाना जाता था। तो ये नामकरण क्यों हुआ, ये सारी चीजें अपने ऐतिहासिक राजस्थान का जब परिचय पढ़ेंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब है जब हम राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तब हम इस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो मैंने बताया, इसका हम जब राज्य का राजनीतिक स्वरूप अपने अध्ययन करेंगे तब हम राज्य के राजनीतिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। और आज जो हमारी क्लास चली है वो राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो राजस्थान का भौगोलिक परिचय का अध्ययन करने वाले हैं। तो यहां तक बातें आपको शायद समझ में आ गई होगी कि मेरा कहने का तात्पर्य क्या है या हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अपने बात करते हैं राजस्थान का भौगोलिक परिचय। तो एक कोई व्यक्ति मेरे को ये बताए कि आवाज प्रॉपर पहुंच रही है क्या आपके पास? आवाज आ रही है? निखिल, आवाज पहुंच रही है क्या? अपना माइक ऑन। नमस्ते बेटा, नमस्ते। हाँ सर, बढ़िया आ रही है आवाज। हाँ, तो आराम से तन्मयता से पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ ओके सर। हाँ, बढ़िया तरीके से करवाऊंगा एकदम डीपली। तो थोड़ा सा अनुशासन बना के रखना है क्लास के अंदर।
तो अपने बात करने जा रहे हैं राजस्थान का भौगोलिक परिचय। हेडिंग डालो, राजस्थान का भौगोलिक परिचय। राजस्थान का भौगोलिक परिचय की बात करें तो सबसे पहले हम राजस्थान को जानने से पहले हम पूरी पृथ्वी को जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा भूगोल के बारे में अपने थोड़ा सा बेसिक ज्ञान ले लेते हैं। तो आपने भूगोल देखा होगा, नक्शा देखा होगा, तो अपनी पृथ्वी के बारे में भी आप जानते होंगे कि पृथ्वी एक अंडाकार रूप में है। अब मान लो कि अपनी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे दो प्रकार की रेखाएं हैं, ठीक है ना, जो काल्पनिक है, जिसमें से एक प्रकार की रेखा को अपने बोलते हैं अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। दूसरी प्रकार की जो रेखा है उसको अपने बोलते हैं देशांतर रेखा। तो इनको थोड़ा सा जानते हैं कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। तो हमारी जो पृथ्वी है उस पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटती है। इसको अपने बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। यानी कि हम पहले बात करें अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाओं की अगर विशेषताओं की अगर बात करें तो पहली बात कि अक्षांश रेखाएं, आप नोट लिख सकते हो उसको, आप डाउन जो चीजें बोल रहा हूं वो आप लिख भी सकते हो कि अक्षांश रेखाएं हैं वो एक नंबर बात यह कि समानांतर चलती है, समानांतर चलती है। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता यह है कि अक्षांश रेखाएं क्षैतिज चलती है, ठीक है ना। क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह, इस तरह। तो ये आप जो देख रहे हो इसको अपने बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। यानी कि 0 से लेके ऊपर तक जाएंगे तो 90 डिग्री आएगा, नीचे तक आएंगे तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है ना। 0 डिग्री 1 2 3 4 5 ऐसे करके अपने डिग्रियां चलेगी। तो ये सारी अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। तो इस 0 डिग्री अक्षांश को अपने एक नाम और देते हैं, क्या, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है ना। इसको भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करती है, इसलिए इसका एक नाम क्या है, भूमध्य रेखा। देखो यहां से अपना राजस्थान का जो भूगोल है, राजस्थान का जब अपने वर्गीकरण करेंगे, पूरा अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, उसका देशांतरीय विस्तार देखेंगे, उसमें अपनी हेल्प करेगी कि अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है। तो उसकी नींव है ये। तो इसका दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांट रही है। तो ऊपर वाला जो भाग है इसको अपने नाम देते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला जो भाग है इसको अपने नाम देते हैं दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ रहा है ना। ऊपर वाला भाग है उसको अपने क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री जो है इसको अपने बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। ये अपने आप में अक्षांश रेखा है। उसके बाद अगर बात करूं तो इस 0 डिग्री से नीचे जब अपने आएंगे, यहां आएंगे लगभग कितना, 23.5 डिग्री नीचे आएंगे। 23.5 डिग्री नीचे आएंगे तो एक रेखा और आएगी। वैसे तो रेखा 1 डिग्री पे आएगी, लेकिन महत्वपूर्ण रेखा की बात कर रहे हैं। तो 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, इसको अपने बोलते हैं मकर रेखा। कल मकर संक्रांति है तो वो इसी के संदर्भ में इस पे भी अपनी चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती। तो 23.5 डिग्री नीचे आएंगे, इसको अपने क्या नाम देंगे, मकर रेखा। उसके बाद 23.5 डिग्री अपने ऊपर जाएंगे तो इसको अपने नाम देंगे कर्क रेखा। क्या नाम देंगे, कर्क रेखा। तो आप 3 रेखाओं के बारे में जान गए होंगे। ऊपर जो 23.5 डिग्री है इसको अपने बोलते हैं कर्क रेखा, और 0 डिग्री से नीचे 23.5 डिग्री आती है उसको अपने बोलते हैं मकर रेखा। ये आपकी आ गई भूमध्य रेखा। 3 रेखाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है ना। वर्ल्ड कनेक्शन में अपने कई बार प्रश्न आ जाता है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें से तीनों अक्षांश गुजरती हो, यानी कि कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों गुजरती हो।
ठीक है ना। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिनमें से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो अपने राजस्थान को पढ़ना चाह रहे हैं, राजस्थान को समझना चाह रहे हैं, तो आप इन तीनों रेखाओं से परिचित हो गए होंगे कि कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है और भूमध्य रेखा क्या है। ये तीनों की तीनों बातें अपनी अक्षांश रेखाओं। ठीक है, अब अपने बात करते हैं देशांतर रेखा। तो ऐसे एक बिल्कुल बीच में रेखा आएगी जो पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटेगी। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर है। क्या ये 0 डिग्री देशांतर। और इसी रेखा का एक अन्य नाम होता है क्या, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच, वहां से निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रीनविच रेखा। ये देशांतर है। अब देशांतर की विशेषता यह है कि देशांतर इस तरह चलता है, जैसे तरबूज पे आपने रेखाएं देखी होगी। तो देशांतर रेखाओं की बात करें तो देशांतर रेखाएं एक बिंदु से निकलती है, ठीक है ना, बीच में पृथ्वी के बीच में उनके बीच की दूरी ज्यादा होती है, जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ अपने पहुंचते हैं तो उसके बीच की दूरी घटती जाती है। तो ये जो ऊपर दो ध्रुव बना है इसको अपने बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, नीचे जो बना है इसको अपने बोलेंगे दक्षिण ध्रुव। तो ये इस तरह की रेखाएं होगी, वो क्या कहलाएगी, देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं टोटल 360 डिग्री है, ठीक है। और भूमध्य अपनी जो अक्षांश रेखाएं है वो कितनी है, टोटल 180 होती है, यानी कि 90 इधर 90 इधर। और अगर 0 डिग्री को आप काउंट करते हो तो 181 हो जाती है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में। अगर इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप मेरे को एक व्यक्ति कोई भी माइक अपना ऑन करके बताए, ठीक है ना, कि इतनी बातें आपको समझ में आई है। मैं कमेंट देख रहा हूं। यस सर समझ आ गई। अक्षांश देशांतर दोनों क्लियर हो गए। पता चल गया कर्क रेखा कौन सी है, मकर रेखा कौन सी है। चलो अब हम राजस्थान को समझने की कोशिश करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई तो आपको राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार याद करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और ये पूरा जो मामला है अक्षांश देशांतर का, ठीक है ना, ये जब अपने भूगोल को आगे बढ़ाएंगे, विश्व भूगोल जब पढ़ेंगे तब आपको और डीपली करवाऊंगा। जलवायु जब अपने पढ़ेंगे तब आपको पूरे अक्षांश देशांतरीय विस्तार का अच्छे से वर्गीकरण करवाएंगे, ताकि आपको समझ में आता जाए कि जलवायु किस तरह बनती है, मौसम परिवर्तन किस तरह होता है, सर्दी गर्मी किस तरह आती है। आपने सुना होगा कि ध्रुवों पर 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन रहता है, वो कैसे रहता है, वो सारी चीजें अपने इसी से क्लियर होगी। वो बाद की बातें हैं, जैसे अपने भूगोल को डीपली पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ राजस्थान को समझना है, तो उसी संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। मैं दोबारा ये ड्रा कर रहा हूं पृथ्वी का नक्शा, और उसमें हमने देखा था ये थी कौन, भूमध्य रेखा। ये कौन सी थी, ग्रीनविच रेखा। इस रेखा का नाम क्या था, भूमध्य रेखा, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश। ये है आपकी ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा, या आप बोल सकते हो 0 डिग्री देशांतर रेखा। इन दोनों रेखाओं ने पूरी पृथ्वी को 4 भागों में बांट दिया। इस दोनों रेखाओं ने पृथ्वी को क्या कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। तो पहले वाली जो रेखा है उसने 2 भाग बनाए, यानी कि यहां से लेके ऊपर वाला जिसको हम उत्तरी गोलार्ध पढ़ते हैं, नीचे वाला जिसको हम दक्षिणी गोलार्ध पढ़ते हैं। इस रेखा की बात करें तो ये आपका ये जो बन गया इधर वाला, ये बन गया आपका पूर्वी, ठीक है ना, ये आपका बन गया क्या, पश्चिमी, ठीक है ना, पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध। तो यहां 4 चीजें होगी क्या, एक तो आपने पढ़ा उत्तरी गोलार्ध जिसका निर्माण किया कर्क रेखा ने, एक आपने पढ़ा दक्षिण गोलार्ध जिसका निर्माण किया कर्क रेखा ने। अगर अपने बात करें
अक्षांश नहीं, अगर देशांतर की बात करें तो एक बन गया पूर्वी गोलार्ध और एक बन गया पश्चिमी गोलार्ध। अब अपने बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान भारत का एक हिस्सा है और भारत एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। एशिया महाद्वीप की अगर बात करें तो एशिया महाद्वीप आपका यहां पड़ता है, यहां एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के अंदर अगर भारत की बात करें तो भारत यहां आता है, यहां। और भारत में अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान यहां आता है। तो यहां से अपने को पता चल गया कि राजस्थान की स्थिति अगर एशिया महाद्वीप में हम देखना चाहें तो हम देखेंगे कि ये कौन सा गोलार्ध है। अगर इस अक्षांश से देखें तो उत्तरी गोलार्ध, अगर आप इस ग्रीनविच रेखा से देखो तो पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो पश्चिमी गोलार्ध। अब अपने बात करते हैं कि अब अपने इंडिया के नक्शे में अगर राजस्थान को देखना चाहें, भारत के नक्शे में, तो भारत के नक्शे में अपने को राजस्थान जो दिखेगा वो उत्तर में भी नहीं दिखेगा, पूर्णतः पश्चिमी में नहीं दिखेगा। तो अपने कह देंगे उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्थित है। ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में। तो उत्तर पश्चिम में है भारत के अंदर। एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया में आप देखोगे तो ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ। ठीक है ना, ये आपका पूर्व, ये आपका क्या हुआ, पश्चिम। तो यानी कि ये स्थिति है राजस्थान की, ये स्थिति है। तो अपने कहेंगे कि पश्चिम, अपने पश्चिम दक्षिण। ठीक है ना, ये अपने इसको शुद्ध भाषा में लिखते हैं दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थिति है किसकी, राजस्थान की, एशिया महाद्वीप। समझ में आ रही है क्या बात? प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार बताएं क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? विशाल, सर उसका नेट खत्म होगा विशाल का, मेरे पास मैसेज आया था उसका। अच्छा, हाँ जी सर। तो बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? जी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा होगा। ठीक है ना, दोबारा जैसे जैसे आप रिवीजन हाँ करोगे तो आपको आसानी से समझ में आती जाएगी। यस सर, ठीक है यस ना? सर। ओके सर। हाँ, तो अभी अपने राजस्थान को और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि राजस्थान की अगर स्थिति की मैं बात करूं तो अपने बात करें अक्षांशीय स्थिति के आधार पर। अक्षांशीय स्थिति की अगर बात करें, अक्षांशीय स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो हमारा राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में, किसमें है, उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ रही है ना बात? भी मैं या तो छोटा सा चित्र और बना देता हूं ताकि आपको ये जो बातें लिखूं वो समझ में आती जाए। ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा से ऊपर ही हमारा ये इंडिया यहां है पूरा भारत अपना, और भारत यहां है तो राजस्थान यहां है। तो ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो अगर अक्षांश की स्थिति के आधार पर देखें तो हम कहां स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। हमारा राजस्थान नहीं, हमारा पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और उसके बाद अगर अपने बात करें देशांतरीय स्थिति के आधार पर, देशांतरीय स्थिति के आधार पर अगर अपने बात करें तो राजस्थान की स्थिति कहां पड़ेगी, तो राजस्थान की, ये देशांतर है, ये देशांतर है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध। कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। अब अपने बात करते हैं कि 3 नंबर बात मैं नोट करवा रहा हूं, नोट करते जाए इनको। अक्षांशीय स्थिति के आधार पे हमारा राजस्थान है उत्तरी गोलार्ध में। देशांतरीय स्थिति के आधार पे हम अवस्थित हैं पूर्वी गोलार्ध के अंदर। और अगर बात करें
एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया महाद्वीप में अगर बात करें तो हम क्या है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है ना, दक्षिण पश्चिम दिशा है अपनी, और एशिया अक्षांश के साथ ये जुड़ेगा, देशांतर के साथ ये जुड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान की स्थिति एशिया महाद्वीप में देशांतरीय रेखाओं के आधार पर कैसी है, तो आपका जवाब आएगा कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम पूर्वी गोलार्ध में। अगर वो अक्षांश के रूप में पूछ रहा है तो आप बताओगे कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर राजस्थान की एशिया महाद्वीप में स्थिति है दक्षिण पश्चिम उत्तरी गोलार्ध। ये बातें समझ में आ रही है। चौथी स्थिति देखो, ये नोट डाउन करनी है चारों की चारों बातें। अब अपने करते हैं बात भारत में, भारत में राजस्थान की स्थिति। तो भारत के नक्शे की अगर बात करें तो भारत में अपना राजस्थान दिखता है कहां, ठीक है ना, न तो पूर्णतः पश्चिम में है, ठीक है, न पूर्णतः उत्तर में है। तो हम क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में अपना राजस्थान स्थित है। तो ये चार बातें पहले मैंने ड्रा की थी रेखाओं के माध्यम से, वहां आपको समझाने की कोशिश की। उसके बाद ये अपना सारांश ये निकला कि हमने चार बातें समझने के लिए वो एक रेखिक डायग्राम तैयार किया था जिसके माध्यम से हम इनको अच्छे से समझ सकें। तो क्या इतनी बातें समझ में आई आपके? क्या इतनी बातें समझ में आई है सबके? यस सर। जी सर। अब उसके बाद अपने बात करते हैं राजस्थान की विस्तार कैसा है, राजस्थान का विस्तार कैसा है, राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब वो चीजें स्टार्ट होगी है जो आपके कंपटीशन में पूछी जाएगी। वो तो एक माध्यम था हम इस चीज को समझने के लिए, ताकि हमें रट्टा ना मारना पड़े किसी तरीके का। पर जो अभी जो बातें आपको बोल रहा हूं वो आपको कंपटीशन में किसी तरीके से प्रश्न बन के आएगी, तो इसको थोड़ा सा अपने को समझना है। अब देखो कि राजस्थान का अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो राजस्थान में एक चीज बता देता हूं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसका एक नाम क्या है, कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ये राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा जिले से होकर निकलती है, बांसवाड़ा जिले से होकर निकलती है। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार इस 23.5 डिग्री से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है ना, 23.5 डिग्री से थोड़ा नीचे से प्रारंभ होता है। तो अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये मैंने उत्तरी लिखा तो आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए उत्तरी इसके साथ आएगा। 23.5 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, इसके बीच में हमारा राजस्थान स्थित है। ये बात महत्वपूर्ण है, कंपटीशन में आपसे पूछी जा सकती है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच में राजस्थान स्थित है। इसको समझने के लिए आप एक चित्र को और देख सकते हो, ठीक है, इस चित्र को आप और देख सकते हो ताकि आपको राजस्थान अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मान लो कि अपना ये राजस्थान है, ये राजस्थान,
यहां जो अक्षांश है, यहां जो अक्षांश है, उस अक्षांश का मान कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यहां जो अक्षांश है, उस अक्षांश का मान कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। यानी कि इस अक्षांश से इस अक्षांश के बीच हमारा राजस्थान स्थित है, ठीक है ना। और इससे थोड़ा सा ऊपर यहां से निकलता है आपका क्या? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा हमारे दक्षिणी राजस्थान से निकलती है, बांसवाड़ा जिले से, कुशलगढ़ तहसील से होकर निकलती है, ठीक है ना। और कर्क रेखा पे सूर्य जब चमकता है तो हम कहते हैं कि गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा उस समय जब कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है तो सबसे ज्यादा हमें तिरछी जो प्रकाशीय किरणें जो मिलती है इस जिले को मिलेगी, क्योंकि सूर्य की स्थिति इस कर्क रेखा पे होती है। तो ये भी कई बार प्रश्न आ जाता है कि सूर्य जब कर्क रेखा पर चमकता है तो सर्वाधिक तिरछापन, प्रकाश का जो सर्वाधिक तिरछापन है वो किस जिले में देखने को मिलेगा? तो गंगानगर, क्योंकि गंगानगर की स्थिति यहाँ है एकदम उत्तर में। तो अपने को ये चीजें समझनी है, रटनी नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपना अक्षांशीय विस्तार है, इसको अच्छे से याद कर लो। 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। तो ये बातें समझ में आ गई, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? Yes, sir. अब अपने बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। अब अपने बात कर लेते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतरीय विस्तार का मतलब हो गया कि यहां कौन सा देशांतर आएगा और यहां कौन सा देशांतर आएगा। इन दोनों के बीच में हमारा जो राजस्थान स्थित है उस देशांतरीय विस्तार की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देशांतरीय विस्तार देखिए, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, ये भी नोट करना है, ठीक है ना। जब आपका टेस्ट होगा तो इन्हीं में से मैं प्रश्न बना बना के आपको टेस्ट के रूप में दूंगा। तो आपको जो याद रखने हमेशा, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार की अगर अपने बात करें तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार यानी कि राजस्थान के बिल्कुल जैसलमेर के एकदम पास में जहां सीमा है अपनी, वहां से लेकर इधर अपना धौलपुर है वहां तक का जो देशांतर है उसको हम नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इधर का जो देशांतर है ये 69, ठीक है ना, 69 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या बोलेंगे? पूर्वी देशांतर। अब पूर्वी देशांतर क्यों बोलेंगे? क्योंकि हमने देखा था कि ये पृथ्वी थी, इस पृथ्वी में ये ग्रीनविच रेखा है और ये अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा से तो हम उत्तर में थे, उत्तरी गोलार्ध में थे, इसलिए अक्षांश के साथ तो हमने उत्तरी अक्षांश लगाया था। अब इस देशांतर के साथ अगर चर्चा करेंगे तो हम यहाँ हैं, तो ये जो गोलार्ध है ये पूर्वी गोलार्ध है, इसलिए हम क्या लगा रहे हैं? पूर्वी देशांतर लगा रहे हैं। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ये हमारा देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। यानी कि जो देशांतरीय विस्तार क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी कि हमारा जो राजस्थान है यहाँ बिल्कुल इस सीमा के पास जो अपने जैसलमेर की जो सीमा है उस जैसलमेर के पास से जो देशांतर रेखा निकलती है उसका मान कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। और धौलपुर के बिल्कुल पास में जो एकदम सीमा पे जो रेखा निकलती है देशांतरीय, तो वो कितनी? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है। तो दोबारा रिवाइज करवा देता हूं, अक्षांश विस्तार अगर वो पूछे तो आप लिखोगे 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरीय विस्तार की अगर वो बात करें
तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा राजस्थान स्थित है। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। नोट डाउन कर लें भाई ये सारी बातें, जैसे जैसे नोट्स बनाते जाओगे आपके लिए आसान होता जाएगा। सर ये डिग्री मिनट क्यों लगाते हैं? ये जैसे कोई एक डिग्री से अगली डिग्री आती है उसके बीच का जो काल होता है उसको अपने मिनट में काउंट करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि जैसे 78 डिग्री 78 से 69 आएगा तो पूरा 69 नहीं हो रहा है, तो जैसे अपने मीटर होता है, मीटर के बीच से अगला मीटर आएगा तो बीच में अपने मिलीमीटर नहीं लगाते क्या, वैसे ये लगाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई अपने मान लो कि ये है कि 5.3 kg, आप इसको सही भाषा में लिखोगे तो आप लिखोगे 5, ठीक है ना, kg प्लस 300 ग्राम, ठीक है। अब ये तो पूरा है अपने आप में, ये उसका आधा हिस्सा है, कोई कुछ हिस्सा है, तो जब 1 डिग्री पूरी नहीं होती उसका कुछ हिस्सा होता है, उसको अपने मिनट लिखते हैं, ठीक है ना। 30 डिग्री 12 मिनट इस तरह, ठीक है ना, कालखंड है। अब देखो राजस्थान की लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। तो मैं राजस्थान का नक्शा बना रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अपने राजस्थान की लंबाई चौड़ाई किस तरह रही। ये अपना राजस्थान है, मानो राजस्थान का ये जो पार्ट है ये एकदम उत्तरी पार्ट है, ये दक्षिणी पार्ट है, ये पूर्वी दिशा है, ये पश्चिमी दिशा है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करना है। उत्तर में एकदम जो यहां जो पॉइंट है, ठीक है ना, ये गंगानगर का हिस्सा है एक, ठीक है ना। गंगानगर जिले का उत्तरी एक यहां एक गांव है जिसका नाम है कोणा गांव। कोणा गांव गंगानगर जिले में पड़ता है ये कोणा गांव। तो आपसे पेपर में पूछ ले कि राजस्थान का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कोणा गांव, श्री गंगानगर जिला, ठीक है। उसके बाद अगर अपने दक्षिण की बात करें, दक्षिण में एक गांव है बोरकुंड। बोरकुंड, ये बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में पड़ता है, ये अपना दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का। अगर अपने पूर्वी की बात करें तो पूर्वी में क्या है, सिलाना गांव है। सिलाना गांव धौलपुर के अंदर है, ठीक है ना। राजाखेड़ा तहसील है, उसका एक गांव है सिलाना गांव, धौलपुर जिला। जिलों का भी ध्यान रखना है, यहां कौन सा जिला, गंगानगर या बांसवाड़ा या धौलपुर। तो हमें 4 जिले तो नक्शे में वैसे ही याद हो जाएंगे, गंगानगर, बांसवाड़ा, धौलपुर, जैसलमेर। तो यहां पूर्वी हिस्सा है जो राजस्थान का, एकदम पूर्वी जो बिंदु है वो कौन सा गांव है, सिलाना गांव, धौलपुर के अंदर पड़ता है, राजाखेड़ा तहसील है। और पश्चिम की अगर बात करें, पश्चिम में एकदम जो पश्चिम में अपना जो पॉइंट है उस गांव का नाम है कटरा गांव। कटरा गांव, ठीक है ना, ये जैसलमेर में पड़ता है कटरा गांव। तो ये चारों जो अपने पॉइंट है, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी, इन गांवों के नाम आपको नोट डाउन करने, याद रखने, क्योंकि यहां से पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उत्तरी गांव दोबारा इसको याद कर लो, यही उत्तर में है कोणा, श्री गंगानगर जिला। दक्षिण में यानी कि एकदम दक्षिण में, दक्षिणी जो हमारा बिंदु है वो क्या है, बोरकुंड गांव जो बांसवाड़ा में पड़ता है। पूर्वी की अगर बात करें तो सिलाना गांव जो धौलपुर में पड़ता है, और पश्चिम में है कटरा गांव जो आपका जैसलमेर में पड़ता है। तो इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब विस्तार आपको पता ही है कि यहां जो अक्षांश है वो क्या है, 23 डिग्री, ठीक है ना, 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है ना। यहां जो अक्षांश है वो कितना है, 30 डिग्री 12 मिनट। यहां जो है वो कितना है, 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट। ये पूर्वी देशांतर है, ये अक्षांशीय विस्तार है। अब बात करते हैं राजस्थान की लंबाई चौड़ाई की। राजस्थान इस उत्तर के कोड़ा गांव से लेके
दक्षिण का जो बोरकुंड गांव है, यहां तक राजस्थान की जो अपने यूं कह सकते हैं लंबाई, तो लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। और इस पश्चिम से पूर्व के बीच की जो दूरी है, जिसको हम बोलेंगे राजस्थान की चौड़ाई, वो है 869 किलोमीटर। यानी कि राजस्थान की लंबाई से ज्यादा राजस्थान चौड़ा है। ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी प्रश्न पूछता है। तो 869 किलोमीटर हमारा राजस्थान क्या है? चौड़ाई लिए हुए है। 826 किलोमीटर राजस्थान क्या है? लंबाई लिए हुए। ठीक है, तो उत्तर के कोणा गांव से लेके बोरकुंड बांसवाड़ा तक कितने हैं? 826 किलोमीटर। और सिलाना गांव से लेके पश्चिम में कटरा गांव तक की जो दूरी है वो कितनी है? 869 किलोमीटर। ये दोनों बातें समझ में आ गई? अब कई बार प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि राजस्थान कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है? राजस्थान कितने डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है? आपको ये नहीं देता कि 30 डिग्री 12, 23 डिग्री 3, इनके बीच का डिफरेंस वो पूछ लेता है। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है? 23 3 के अंदर से 30 12 में से अपने को क्या ये घटाना है। तो 7 डिग्री 9 मिनट, ठीक है ना? 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, इतने अक्षांश है उसके बीच में, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो। ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां से अपने राजस्थान में यहां से निकलती है क्या? कर्क रेखा। क्या निकलती है? कर्क रेखा। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है 26 किलोमीटर की। ठीक है ना? मात्र कितनी है? 26 किलोमीटर की लंबाई है जो कर्क रेखा राजस्थान के अंदर से गुजरती है दक्षिण में। तो ये 4-5 मैंने डाटा लिखाए हैं जो आपको याद रखने हैं। उत्तर में कोणा गांव, दक्षिण में कटरा गांव, बोरकुंड गांव, पूर्व में सिलाना गांव धौलपुर, और पश्चिम में कटरा गांव जैसलमेर। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इतनी बातें समझ में आ गई तो मैं फिर आगे बढ़ता हूं। आ गई सर। जी सर, सबके समझ में आ गई? हाँ जी सर। तो राजस्थान समझ में आ रहा है क्या? हार्ड तो नहीं लग रहा? नो सर। नो सर। ठीक है। यस सर। अब अपने बात करते हैं इस राजस्थान की परिधि की। किसकी बात करते हैं? राजस्थान की जो बाउंड्री है उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि हम भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल के रूप में ही पढ़ रहे हैं राजस्थान को। तो अब अपने बात कर लेते हैं सीमा की। कोई भी भूभाग होता है उसकी जो सीमा होती है, ठीक है ना? अपने बात करते हैं राज्य की या राजस्थान की सीमा। सीमा मतलब उसकी परिधि, परिमाप, कुछ भी मान लो। और कोई भी भूभाग होता है उसकी परिधि होती है वो 2 ही भागों के साथ लगती है, क्योंकि पृथ्वी पर 2 ही चीजें हैं, एक सतल भाग, एक जल भाग। ठीक है ना? या तो स्थल है या फिर जल है, यानी या तो महाद्वीप है या फिर महासागर है। 2 ही घटक है पूरी पृथ्वी के। तो हम कोई भी जगह की अगर सीमा का निर्धारण करते हैं तो अपने 2 रूपों में करते हैं। ठीक है ना? एक को अपने बोलते हैं क्या? सतलीय सीमा, सतलीय सीमा। और दूसरा अपने बोल देते हैं जलीय सीमा, जलीय सीमा। यानी कि कोई भी देश है, कोई भी स्टेट है, कोई भी भूभाग है, उसके साथ या तो कोई महासागर लगेगा, ठीक है ना, या कोई सागर लगेगा, या कोई नदी नाला लगेगा, या फिर कोई दूसरा महाद्वीप या दूसरा राज्य लगेगा। तो इस आधार पे हम क्या करते हैं? किसी भी भूभाग को अगर उसकी सीमा का निर्धारण करते हैं तो मुख्य रूप से हम सीमा को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। तो हमारे राजस्थान के साथ किसी भी प्रकार की जलीय सीमा नहीं लगती है, यानी हमारे राजस्थान में क्या है? जलीय सीमा है ही नहीं। हमारा राजस्थान पूरी परिधि में कहीं भी किसी भी महासागर के साथ या सागर के साथ नहीं जुड़ा हुआ। तो इसलिए ये सीमा तो है ही नहीं। हमारे पास कौन सी है? केवल सतलीय सीमा।
और राजस्थान की स्थिति ऐसी है, तो इस स्थिति के आधार पे हम राजस्थान की स्थलीय सीमा को दो प्रकार में पढ़ते हैं। कितने प्रकार में? दो प्रकार, जिसमें से पहला प्रकार क्या है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरा हम पढ़ते हैं अंतरराज्य सीमा। अंतरराज्य सीमा, इसको थोड़ा सा समझो। अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब यह होता है कि किसी भी भूभाग की सीमा किसी दूसरे देश के साथ लगना। और अंतरराज्य सीमा का मतलब यह है कि हमारे राजस्थान की कितनी सीमा है वो दूसरे स्टेटों के साथ लगती है, दूसरे राज्यों के साथ लगती है। तो हमारी सीमा तो दूसरे देश के साथ भी लगती है और दूसरे राज्यों के साथ भी लगती है। देश की अगर बात करें तो पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा लगती है, ठीक है, तो उसका अपने विस्तार से पढ़ेंगे कितने जिलों की लगती है, कितनी कितनी लगती है। और अंतर्राज्यीय सीमा की अगर बात करें तो कौन कौन से राज्यों के साथ हमारी सीमा लगती है, उस पर अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की, और फिर अपने बात करेंगे अंतर्राज्यीय सीमा की। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करें तो हमारे राजस्थान की कुल लंबाई का, या यूं कहें कि राजस्थान की जो कुल परिधि है, कुल बाउंड्री है, कुल जो सीमा है, उसका 1070 किलोमीटर, कितना? 1070 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह आंकड़ा याद रखना है आपको, ये पेपर में पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। लगती किसके साथ है? केवल पाकिस्तान के साथ, क्योंकि और किसी देश के साथ हमारी सीमा नहीं लगती है। तो हम यही पढ़ेंगे कि 1070 किलोमीटर की सीमा हमारी है, वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की बात, तो ये 4850 किलोमीटर की सीमा है जो हमारी किसके साथ जुड़ी हुई है? दूसरे राज्यों के साथ जुड़ी हुई है। ये डाटा याद रखने हैं। 4850 किलोमीटर सीमा हमारी क्या है? दूसरे राज्यों के साथ लगी हुई है। 1070 किलोमीटर सीमा हमारी पाकिस्तान के साथ लगी हुई है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास मान आता है 5920 किलोमीटर हमारी पूरी सीमा है। हमारे राजस्थान की जो परिधि है, कई बार पेपर में एग्जाम में प्रश्न इस तरह आ जाता है, हम जो डाटा पढ़ते हैं, जैसा पढ़ते हैं किताब के अंदर, वो क्या करता है? परिभाषा बदलता है। जैसे पेपर में आ गया कि राजस्थान की परिधि कितनी है, अब आप चकरा जाओगे कि परिधि के बारे में तुमने कभी पढ़ा ही नहीं, जबकि परिधि क्या है? अपने आप में उसकी पूरी सीमा है, ठीक है ना। तो कितनी है? 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। क्या है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है। 5920 में से 1070 किलोमीटर हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, और 4850 किलोमीटर हमारी सीमा क्या है? अंतर्राज्य, दूसरे स्टेटों के साथ लगती है। ये तीन डाटा क्लियर हो गए क्या सभी के? फिर मैं इसको आगे विस्तार से बताऊंगा। जी सर। यस सर। सभी के क्लियर हो गया? हाँ जी सर। कुल सीमा कितनी है अपनी? राजस्थान की परिधि कितनी है बताओ? 5920। 5200। 200 नहीं है बेटे, 900। 900 सर, 900 बोला था। हाँ, 920 बोला था। 5920 बोर्ड पे जी भी लिखा ही सर। पड़ा है। जी सर, लिख लिया। 5920 किलोमीटर, और जी। उसमें से 1070 किलोमीटर सीमा हमारी किसके साथ लगी हुई है? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। कई बार वो ये पूछ लेता है कि पाकिस्तान के साथ हमारी कितनी सीमा जुड़ी हुई है। कई बार वो पाकिस्तान का नाम देख न देखे वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भी आपका उत्तर कितना रहेगा? 1070 किलोमीटर। और बाकी जो स्टेटों के साथ लगती है, जैसे पंजाब के साथ लगती है, हरियाणा के साथ लगती है, यूपी के साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, गुजरात के साथ लगती है, तो उन सब स्टेटों के साथ जो हमारी सीमा लगती है वो 4850 किलोमीटर लगती है। तो हम अलग अलग लिखेंगे कि पंजाब के साथ कितनी लगती है, मध्य प्रदेश के साथ कितनी लगती है, वो सारी चीजें अपने को याद करनी है। तो यहां तक अगर आपको समझ में आएगा तो आगे भी समझ में आसानी से आएगा। तो आगे बढ़ूं?
जी सर। यस सर। तो अभी अपने बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की। पहले अपनी इसको क्लियर करेंगे, फिर इस पे आएंगे। तो देखो अंतरराष्ट्रीय सीमा, नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं लिख रहे हो सर। ना कॉपी में? हाँ तो यस सर। क्योंकि हाँ अभी जी कर सर। लोगे तो बाद में करना नहीं पड़ेगा। जी सर। और बैठे हो तो आराम से इसको नोट भी करते जाओ, ठीक है ना। अभी अपन बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। बार बार लिखोगे तो याद हो जाएगी, यही याद हो जाएगी। अब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारी लगती है वो एक्चुअल में किसके साथ लगती है? इसके कुछ डाटा है वो नोट करते जाएं। पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। इससे जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इसका नामकरण भी है। इसको अपने क्या बोलते हैं, तो बताएगा? रेड क्लिफ रेड बोलते हैं। क्लिफ। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। इसकी जो अपने यूं कहें कि इस रेखा का जो निर्धारण हुआ था वो 15 अगस्त 1947 को माना जाता है। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। ये रेड क्लिफ नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, उसके नाम, उसने ये किया था, इसलिए उसके नाम पे इसकी रेखा का नामकरण हो गया रेड क्लिफ, ठीक है ना सर। सीरियल रेड थे, एक अंग्रेज अधिकारी, जिसके नाम पर ये एक सीमा आयोग बनाया गया था, ठीक है ना। जब भी कोई नया गठन किया जाता है तो ये एक आयोग का गठन किया जाता है। और जो पाकिस्तान और भारत की सीमा का निर्धारण करने के लिए जो आयोग बना था, उस आयोग के अध्यक्ष थे रेड क्लिफ, ठीक है ना सर। सीरियल रेड क्लिफ इनका पूरा नाम है, और उसी के नाम पर इस रेखा का नाम क्या पड़ा गया? रेड क्लिफ रेखा, जो भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। तो कई बार ये भी प्रश्न आ जाता है, ठीक है ना। जैसे अपने भारत और चीन की जो सीमा है, ठीक है ना, भारत नेपाल की सीमा है, भारत पाकिस्तान की सीमा है, तो अलग अलग रेखाओं के अलग अलग नाम है। तो ये ध्यान रखना है, रेड क्लिफ किसके साथ सीमा है? पाकिस्तान के साथ। उसके बाद अपने बात करते हैं कि हमारे राजस्थान के वो कौन से जिले हैं जो इस रेड क्लिफ रेखा के साथ जुड़े हुए हैं। तो राजस्थान के ऐसे जिलों की संख्या कितनी है? 4, ठीक है ना। गंगानगर, गंगानगर क्रम से लिखना है, बीकानेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ये 4 जिले अपने राजस्थान के ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं, ठीक है। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। ये क्रम आप इसी तरीके से लिखोगे तो कई बार पेपर में प्रश्न इस तरह आता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है या उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है। तो आप अगर क्रम से लिखोगे तो आपको पता है कि अपना ये मान लो अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है, तो यहां अपना गंगानगर, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ गया? बीकानेर, फिर क्या आ गया? जैसलमेर, फिर क्या आ गया? बाड़मेर। तो ये इनका क्रम हो गया। तो उत्तर से दक्षिण क्रम पूछे आपसे तो आप बताओगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। अगर पेपर में आता है कि दक्षिण से उत्तर क्रम क्या है तो आप लिखोगे बाड़मेर, ठीक है ना, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो एक प्रश्न यहां से भी बन जाता है। तो इसका क्रम थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। समझ में आ रही है बातें? हाँ जी सर। हाँ जी सर। हाँ, तो इनका क्रम उसी तरीके से अपने को नोट डाउन करते जाना है। अब बात करते हैं गंगानगर की सीमा अपनी कितनी लगती है। तो मैं चारों जिलों को दोबारा लिख रहा हूं क्योंकि महत्वपूर्ण डाटा है ये, और पेपर में एक प्रश्न यहां से लगभग पूछा जाता है, लगभग पूछा जाता है। और आपका जो पेपर का लेवल है उसमें से ये बेसिक बातें ही पूछता है वो, और कुछ नहीं पूछेगा।
तो राजस्थान के अगर 50 प्रश्न आते हैं तो आपके 45 से प्लस होने चाहिए सबके। तो एक पे लिखा मैंने गंगानगर, दूसरा बीकानेर, तीसरा जैसलमेर और चौथा बाड़मेर। अब गंगानगर की जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ वो लगती है 210 किलोमीटर की, 210 किलोमीटर की। गंगानगर के साथ सीमा कितनी है? 210 की। बीकानेर के साथ सीमा लगती है 168 किलोमीटर की। जैसलमेर के साथ लगती है 464 किलोमीटर की। और बाड़मेर के साथ सीमा लगती है 228 किलोमीटर की। इसका योग हो गया 1070 किलोमीटर। अब ये आंकड़े आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। गंगानगर के साथ 210, बीकानेर के साथ 168, जैसलमेर के साथ 464, बाड़मेर के साथ 228। अब थोड़ा सा परीक्षा का पैटर्न देख लो कि पेपर में प्रश्न किस तरह पुटअप होते हैं, उसका संदर्भ भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। या तो वो आपसे प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपका जवाब आ जाएगा कि जी 1070 किलोमीटर। अगर ये प्रश्न उसने नहीं पूछा, वो ये सोचता है ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, थोड़ा सा हार्ड पूछा जाए, तो वो आपसे पूछेगा कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप बता दोगे कि 4 जिले जुड़े हैं। अगर उसने ये भी नहीं पूछा तो नाम पूछ लेगा कि कौन कौन से हैं, या इनमें से कौन सा जिला है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नहीं लगता, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 कौन से हैं, इनमें से कौन सा नहीं है, उसको आप बाहर निकाल दोगे। ये भी नहीं पूछा तो वो प्रश्न आपसे पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण तक उनकी स्थिति क्या है, दक्षिण से उत्तर तक स्थिति क्या है। ये भी नहीं पूछा उसने तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए गंगानगर की सीमा पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है, तो आप बता दोगे कि 210 किलोमीटर लगती है। ये भी नहीं पूछा तो वो बीकानेर की पूछ सकता है। ये भी नहीं पूछा जैसलमेर की, बाड़मेर की, किसी को ये भी नहीं पूछा। वो ये चाहता है कि एक ही प्रश्न में ये डाटा निकल जाए कि क्या चारों जिलों की जो सीमा है बच्चों को याद है कि नहीं। तो वो ये कह देगा कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के जो जिले लग रहे हैं उनकी सीमा का मान के आरोही क्रम के अनुसार सेट सही क्रम कौन सा है। तो आपको आरोही क्या होता है? बढ़ता क्रम होता है। तो सबसे कम सीमा किसकी? बीकानेर की, 168। तो ऑप्शन में इस तरह मिलेगा बीकानेर, ठीक है। उसके बाद जैसे आ गया क्या? गंगानगर, ठीक है ना, गंगानगर। उसके बाद उसने दे दिया जैसलमेर, फिर दे दिया बाड़मेर। ऐसे करके 4 ऑप्शन बनाएगा। पूछा जा रहा है आरोही, आरोही मतलब बढ़ता क्रम, सबसे पहले छोटा, तो सबसे पहले कौन आएगा? बीकानेर, उसके बाद कौन आएगा? गंगानगर, फिर कौन आएगा? बाड़मेर, फिर कौन आएगा? जैसलमेर। ये हमारा उत्तर सही होगा। या फिर वो आपसे पूछ सकता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम, तो सबसे पहले आएगा जैसलमेर, उसके बाद आएगा बाड़मेर, फिर आएगा आपका गंगानगर, अंत में आएगा बीकानेर। तो प्रश्न कैसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है ना। समझ पा रहे हो ना जो बातें बता रहा हूं कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो हमें डाटा याद होने चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पेपर का मर्जी जैसे पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो सारी बातें समझ में आ रही है क्या? जी सर। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया सबकी सीमाएं। सबसे ज्यादा सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर की। जैसलमेर। हाँ, कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। 464 किलोमीटर। वेरी गुड। सबसे कम किसकी लगती है? बीकानेर। वेरी गुड। अब कुछ बातें, 1-2 बातें और है, वो भी आप इसके अंदर नोट डाउन करो। ओके सर। तो अब अपने क्या है, जैसे अपने कल इसी पे चर्चा करेंगे, तो कल थोड़ा सा आपको मैं अपना जो वर्क बोर्ड है, ठीक है ना, ठीक है ना, व्हाइट बोर्ड जो अपने मोबाइल ऐप में उपलब्ध है, उसके ऊपर आपको एक नक्शे के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी भी आप अपने पास नक्शा है, थोड़ा सा आप देख लो उसको, ताकि अपने को व्यू अच्छे से बन जाए, ताकि हमें रट्टा किसी प्रकार का मारना न पड़े।
दिखाई दे। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। नक्शा दिख रहा है सबको? जूम कर लो, अपनी स्क्रीन को जूम कर लो आप। जूम का ऑप्शन है ना आपके पास? सर नहीं दिखाई दे रहा। जूम करो ना, अपनी स्क्रीन सर को जूम हाँ करो आप। जूम करके देख तो लिया, लेकिन सर वैसे वो मैप की लाइनिंग दिख रही है ज्यादा, वो क्लियरेंस कौन सा हिस्सा यस सर, कौन सा क्लियर नहीं वैसे दिख नहीं दिख रहा। रहा। हाँ, क्लियर नहीं दिख रहा। नहीं, मैं अभी आपको थोड़ा सा इस मार्कर से थोड़ा सा समझा दूंगा, आप उसको थोड़ा सा ध्यान यस देख लो, बस यस आइडिया सर। ले लो उसका हाँ थोड़ा सा, यस ठीक है ना? यस सर यस। अब देखो ये जो गंगानगर है अपना, यहाँ गंगानगर है, ठीक है ना? आप अपने मैप पे घर बाद में जैसे क्लास पूरी हो जाए उसके बाद भी इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना? तो यहाँ गंगानगर से अपनी सीमा स्टार्ट हो रही है, देखो हिंदूमल कोट है, ठीक है ना? हिंदूमल हाँ जी कोट से सर। हमारी सीमा स्टार्ट होती है पाकिस्तान की। तो यहाँ गंगानगर जिला आ गया, उसके बाद में बीकानेर जिला आ गया, उसके बाद में जैसलमेर जिला आ गया, उसके बाद में बाड़मेर जिला आ गया, ठीक है ना? बाड़मेर तक का अपने इसकी सीमा लगी हुई है। बाड़मेर में एक स्थान है बाकास, ठीक है ना? वहां तक अपनी सीमा जुड़ती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो ये 4 जिले हैं जिसमें हमने क्लियर कर लिया कि गंगानगर के साथ सीमा कितनी है, 210 की। बीकानेर के साथ सीमा कितनी है, 168 की। 168 किलोमीटर। जैसलमेर के साथ है 464 की, और बाड़मेर के साथ है 228। 28। ठीक है ना? इतने आंकड़े याद हो गए ना आपके? यस सर। तो अब हमने क्या कर लिया, आपको पता नहीं चला होगा शायद, हमने राजस्थान के नक्शे में कम से कम 7 जिलों की स्थिति कन्फर्म कर ली। हमने राजस्थान के नक्शे में 7 जिलों की स्थिति कन्फर्म कर ली। देखो नक्शा आपको ऐसे याद हो जाएगा धीरे धीरे। आपने देखा, आपको पता चल गया गंगानगर की पोजीशन, आपको पता चल गई बांसवाड़ा की पोजीशन, जी सर। आपको पता चल गई धौलपुर की पोजीशन, आपको सर। पोजीशन पता चल गई जैसलमेर की, आपको पोजीशन पता चल Yes, गई बाड़मेर की, आपको पोजीशन पता चल गई बीकानेर की। जी सर। तो हमने कितने जिले क्लियर कर लिए? 6 जिले क्लियर कर लिए, 6। ठीक है ना? तो मैं 33 जिले पढ़ने राजस्थान के नक्शे में, तो धीरे धीरे आपको सारा राजस्थान एकदम मैप आपके याद करवा दूंगा यही क्लास के अंदर अंदर, ठीक है? तो अब थोड़ा सा अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं कि और प्रश्न ऐसा कौन सा बन सकता है जो रेड क्लिप पर प्रश्न पूछा जाए और हमारा गलत न हो किसी तरीके से, तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। एक आपको बेसिक जानकारी बता देता हूं अंतरराष्ट्रीय सीमा के बारे में, कि हमारी जो रेड क्लिफ रेखा है वो विश्व की एकमात्र ऐसी अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो रात को दिखाई देती है। रात समझ को में आई कैसे बात? सर? क्योंकि सिक्योरिटी सबसे ज्यादा लगी हुई है इस सीमा पर, अच्छा इसलिए अच्छा। लाइटिंग की व्यवस्था बहुत जबरदस्त है उस पर। इस कारण वो क्या है, हमें रात में भी दिखाई देती है। कि बेसिक जानकारी है, कोई ज्यादा पेपर में तो पूछी नहीं जाती, लेकिन सर। फिर भी हमें पता होना चाहिए। और अब अपने बात कर लेते हैं कि हमारे जो 4 जिले पाकिस्तान के लग रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान के हमारे साथ कितने जिले लग रहे हैं, यह भी हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत बेसिक। क्योंकि हम पाकिस्तान का ज्यादा डाटा तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हमारे जो राजस्थान की जो सीमा है 1070 किलोमीटर जो पाकिस्तान के साथ अटैच है, उस उतनी सीमा के अंदर पाकिस्तान के 2 राज्य लगते हैं। कितने? 2 राज्य। पाकिस्तान की सीमा के कितने स्टेट हमसे जुड़ते हैं? 2 स्टेट। जिलों की बात नहीं कर रहा मैं, राज्यों की बात कर रहा हूं। जबकि हमारा तो राजस्थान एक राज्य है भारत का, और पाकिस्तान के कितने राज्य हमसे जुड़ रहे हैं? 2 राज्य। ठीक है ना? कितने राज्य जुड़ रहे हैं? 2 राज्य। 2 राज्य। 2 राज्य जुड़ रहे हैं और 9 जिले जुड़ रहे हैं।
9 क्या नौ जुड़ रहे हैं? जिले। 9 जिले। 9 जिले। 9 जबकि जिले। हमारे कितने जिले जुड़ रहे हैं? सिर्फ 4 जिले जुड़ रहे हैं। 4। तो आप अनुमान लगाओ राजस्थान कितना का बड़ा हो सकता है? जी सर। क्योंकि हमारा जी। इतना बड़ा राजस्थान है, सोचो उसके सिर्फ 4 ही जिले लग रहे हैं और 4 जिलों के साथ उनके 2 स्टेट आ गए। समझ पा रहे हो पूरी ये बात सीमा है को? सर पूरी सीमा है स्टेट्स की। नहीं, मतलब 2 सीमा बढ़ा रहे अपने 2 राज्य। अच्छा अच्छा सर। यस सर। ठीक है ना, 2 सीमा हमारे साथ जुड़ी है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखो। उन 2 राज्यों के नाम भी आप नोट डाउन कर लो। एक को अपने बोलते हैं पंजाब प्रांत, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पंजाब प्रांत। ठीक है, अपने जी सर। राजस्थान में, अपने भारत में भी एक पंजाब राज्य है, हाँ पाकिस्तान सर में भी एक वहां पे पंजाब भी है। राज्य है। हाँ, और दूसरा जो राज्य है वो क्या है? सिंध प्रांत है। क्या है? सिंध प्रांत। सिंध प्रांत। ये 2 राज्य हैं जो हमारे साथ सीमा बढ़ाते हैं। समझ में आ गई बात? पंजाब Yes, sir. प्रांत की अगर बात करूं तो पंजाब प्रांत के 3 जिले, कितने जिले? 3 जिले 3 जिले। हमारे साथ सीमा बढ़ाते हैं। सिंध प्रांत के 6 जिले हमारे साथ सीमा बढ़ाते हैं। पंजाब प्रांत के कितने जिले? 3 जिले। और सिंध प्रांत के कितने? 6 जिले। अगर आप इनके नाम भी लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है ना? पंजाब प्रांत के जो जिले हैं उसमें एक तो है बावल नगर। कौन सा है? बावल नगर। एक है बावलपुर। बावलपुर, एक बावल नगर, एक बावलपुर। और एक आपका आता है रहीमी यार खान। रहीम यार खान। ये जिलों के नाम हैं। ये 3 जिले हैं जो पंजाब प्रांत के हमारे साथ सीमा बढ़ाते हैं। ठीक है? सिंध प्रांत के कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। उसमें से एक है घोटकी। घोटकी जिला है एक। ठीक है ना? सर एक जिला है तीसरे का नाम दोबारा बताना। तीसरे रहीम यार खान। रहीम यार खान। रहीम, ओके। हाँ, रहीम यार खान। ओके सर। और जो सिंध प्रांत के है उसमें एक तो है घोटकी, एक है सकुर या सुकुर बोल दो, सुकुर बोल दो, सुकुर भी बोलते हैं इसको एक्चुअल में, सुकुर। और एक आपका आता है खेरपुर। खेरपुर नोट डाउन कर ही लो इनको। एक है संगर। ठीक है, एक अमरकोट। अमरकोट। और एक है थार पारकर। थार पारकर। ये 6 जिले। ठीक है ना? पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनाते हैं, पाकिस्तान के जो जिले अपने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, पंजाब प्रांत के 3 जिले, बावलनगर, बावलपुर और रहीम यार खान, 3 जिले। और सिंध प्रांत के 6 जिले, घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, संगर, अमरकोट, थार पारकर। थार पारकर से याद आया, थार पारकर एक गाय नस्ल है। की नस्ल। हाँ जी सर ठीक है ना? गाय की नस्ल। किसकी नस्ल है? गाय की नस्ल है सर ये। गाय की नस्ल है, तो ये यहीं से निकली हुई है। ठीक है ना? जी इसलिए सर। उस नस्ल का नाम है। और अमरकोट के बारे में बता देता हूं। अमरकोट में एक दुर्ग भी है, अमरकोट दुर्ग, जिसमें अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है ना? और ये अमरकोट दुर्ग के पास में ही अपनी जो घग्गर नदी है वो लुप्त होती है पूर्णतः। पहले, आजकल तो अपने अनूपगढ़ में लुप्त हो जाती है। जी सर। ठीक है ना? तो पहले ये नदी पाकिस्तान तक जाती थी। पाकिस्तान में इस घग्गर नदी को हकरा कहा जाता है, हकरा। तो इतनी स्थिति क्लियर हो गई? जी सर। पता चल गया पाकिस्तान के साथ कितनी सीमा बन रही है? 2 4 जिलों की। जिलों की। राजस्थान के 2 कितने राज्यों जिले की। हैं? राजस्थान की बात करूं, पहले अपने राजस्थान के आंकड़े क्लियर होने चाहिए। जी सर। राजस्थान की सीमा कितनी है? 4 जिलों की। गंगानगर की कितनी? 210। 10 ठीक है ना? हाँ गंगानगर की कितनी है? गंगानगर की 210 है और 210। बीकानेर की 168 है। बीकानेर की 168 168 किलोमीटर। 168। जैसलमेर की 464। 464। बाड़मेर की 228। 28। टोटल सीमा 1070। 1070 1070 किलोमीटर। किलोमीटर है। ठीक है ना?
पंजाब पाकिस्तान के हमारे साथ 2 स्टेट जुड़ते हैं, पंजाब प्रांत, सिंध प्रांत। पंजाब प्रांत के 3 जिले जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, खेरपुर सॉरी भावलनगर और भावलपुर, और एक रहीमियार खान। जी सर। ठीक है। पंजाब सिंध प्रांत के हमारे साथ कितने जिले जुड़ रहे हैं? 6 जिले, ठीक है ना, जिसके अंदर एक का नाम है घोटकी, एक का नाम सुकुर, एक का नाम संगर, ठीक है ना, एक खेरपुर, एक अमरकोट, एक थारपारकर। ये जिले हमारे साथ जुड़ते हैं। तो आगे अपने नेक्स्ट क्लास कल होगी, अपने इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान का इंट्रोडक्शन अपना आगे और चलेगा। तो धन्यवाद आप सभी का लाइव जुड़ने के लिए, और कल आप 5 बजे फिर वापिस आएंगे लाइव, ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से स्टडी हो पाए। तो आनंद आया क्या पढ़ने में? यस सर। हाँ जी किस सर। को आनंद आया आज राजस्थान जी के पढ़ने? सभी को ऐसा। सभी को आया सर। यानी कि कहने का मतलब राजस्थान समझ में भी आया है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। कि आज अपने जितनी वीडियो चली है उसमें अपने बेसिक चीजें क्या पढ़ी है? एक तो राजस्थान की स्थिति देखी हमने, ठीक है ना, राजस्थान की स्थिति में मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट आपके और लूंगा, ठीक है, माइक बंद रखें, 2-4 मिनट में रिवाइज कर देता हूं पूरा जो हमने अभी घंटे भर में पढ़ा है, ठीक है ना। पहले हमने राजस्थान की स्थिति देखी, राजस्थान की स्थिति को जानने से पहले हमने पूरी पृथ्वी की स्थिति देखी। पृथ्वी में हमने देखा कि जो पृथ्वी में अक्षांश जो रेखाएं होती है वो क्षैतिज चलती है। क्षैतिज का मतलब होता है इस तरह एक दूसरे के समानांतर चलना, ठीक है ना, जैसे आप ड्राइंग में चलाते हो ना समानांतर रेखाएं, तो वो दूरी बराबर रहती है। तो अक्षांश रेखाओं में जो बिल्कुल बीच में आती है जिसको हम 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, उसको एक अन्य नाम से अपने जानते हैं जिसको अपने बोलते हैं भूमध्य रेखा, जो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में विभाजित कर रही है। ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। उसके बाद में उसी 0 डिग्री अक्षांश से अपने 23.5 डिग्री ऊपर जाते हैं तो आती है कर्क रेखा, जिसको अपने 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं, और 23.5 डिग्री नीचे जाते हैं तो उसको अपने बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है ना, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। समझ में आ गया ना? मकर रेखा का दूसरा नाम क्या है? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब इस स्थिति के आधार पे हमने देखा कि राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच हमारा राजस्थान स्थित है, यानी कि अक्षांशीय विस्तार। उसके बाद अपने बात करते हैं देशांतरीय विस्तार की। देशांतर में हमने देखा था कि देशांतर रेखाएं एक ही बिंदु से निकलती है, ठीक है ना, और पृथ्वी के बीच में बिल्कुल उनकी दूरी ज्यादा हो जाती है, ध्रुवों पे उनकी दूरी बिल्कुल कम हो जाती है क्योंकि वो समानांतर नहीं चलती। तो देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो देशांतर में अपने जैसलमेर के पास से जो देशांतर निकल रहा है उस देशांतर का मान कितना है? 69 डिग्री। 69 डिग्री बोलो, भूल गए क्या? किसी को याद नहीं है? 69 डिग्री। अरे देशांतरीय विस्तार यानी कि जैसलमेर से लेके आपका धौलपुर तक का 69 डिग्री 30 मिनट सर। 30 मिनट। और यहाँ कितना है? 78 डिग्री 17 मिनट। ये देशांतरीय विस्तार है। और अक्षांशीय विस्तार मैंने ये बताया था, ठीक है ना, 23 डिग्री 3 मिनट से लेके 30 डिग्री 12 मिनट। एक तो अपने ये जिक्र किया था, ठीक है ना। उसके बाद हमने उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्गीकरण किया। स्थलीय सीमा जो टोटल थी राजस्थान की 5920 किलोमीटर। 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है ना। 4850 किलोमीटर सीमा है वो अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अंतर्राज्यीय सीमा पर चर्चा कल करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात आज हम कर चुके हैं। 1070 में से 210 गंगानगर की है, ठीक है। और बीकानेर की कितनी है? 168। बीकानेर की कितनी? 168। जैसलमेर की कितनी है? 464। बाड़मेर की कितनी है? 228। बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आंकड़ा, तब जाके याद होगा, ठीक है। तो इतना कुछ अपने पढ़ा है। तो आपने क्लास के अंदर अनुशासन बना के रखा, इसके लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू।